नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? सॉरी, एक मिनट ना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग जो है ना हिंदी व्याकरण के अंदर वर्ण विचार के बारे में पढ़ रहे थे कि वर्ण किसे कहते हैं। फिर हम ये देखे थे कि हिंदी व्याकरण के अंदर वर्ण जो होते हैं ना वो 52 होते हैं, यानी हाफ सेंचुरी से ज्यादा होते हैं। फिर हम उन 52 वर्णों को दो भेदों में बांटे थे, यानी दो भागों में बांटा गया था। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण के बारे में पढ़ लिए थे, साथ ही साथ हम वर्णमाला किसे कहते हैं ये भी देख लिए थे। फिर हमने व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ लिए थे कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है, ये भी देख लिए थे। और भी होते हैं लेकिन 33 होते हैं, वो देख लिए थे। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन पढ़ लिए थे। आज हम लोग ना हिंदी व्याकरण के अंदर व्यंजन वर्ण के अंदर हम लोग पढ़ेंगे अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। तो चलिए बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं, मतलब बोर्ड को देखते हैं और अल्पप्राण और महाप्राण पे विचार करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। तो देखिए, आइए देखिए उच्चारण में यहाँ पर लिखा है कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के दो भेद होते हैं, पहला अल्पप्राण और दूसरा महाप्राण। क्या होता है? उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के दो भेद होते हैं, पहला अल्पप्राण और दूसरा महाप्राण। अल्पप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, इसको देखेंगे। अल्पप्राण का मतलब क्या है? जहां पे कम प्राण लगे। अल्प मतलब होता है कम, छोटा, और महाप्राण का मतलब होता है जहां पे ज्यादा, मतलब जिसको बोलने में ज्यादा समय लगे, मतलब महाप्राण, और जिसको बोलने में कम समय लगे, छोटा समय लगे, उस अल्पप्राण कहते हैं। लेकिन डेफिनेशन देख लेते हैं कि अल्पप्राण और महाप्राण किसे कहते हैं। यहाँ देखिए अल्पप्राण किसे कहते हैं, तो जिन वर्ण किसे कहते हैं? अ, च, ब, द, स, ये सब वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। मतलब वर्णों को मिलाकर ही शब्द बनाते हैं। जैसे आपको अनार लिखना है, तो ये अ एक वर्ण है, न एक वर्ण है, फिर अ एक वर्ण है, और र जो है ना ये भी वर्ण है। तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है, जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे वर्ण मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं और शब्द जो है ना अपना अर्थ देता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम प्राणवायु, मतलब कम प्राणवायु की जरूरत होती है और जिसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उसे हम अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। नहीं समझे? आसान भाषा में समझिए कि जब हम कोई अक्षर मतलब वर्ण, जब हम कोई अक्षर बोलते हैं, भाई मुंह से ही बोलते हैं, तो जब हम कोई अक्षर बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, और मुंह से बहुत कम हवा निकलती है, तो उसे अल्पप्राण कहते हैं। इसको ट्राई करने के लिए सीधी सिंपल सी बात है, हम कोई बार मुंह से बोलते हैं तो अपने मुंह को अपने हाथ के पास ले जाइए और बोल के देखिए। तो अब कौन कौन से वर्ण होते हैं जो अल्पप्राण के अंदर आते हैं वो देख लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम, मतलब वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहते हैं ना। जैसे क वर्ग के अंदर क, ख, ग, घ, अंग आता है। च वर्ग के अंदर च, छ, ज, झ, ञ आता है। ट वर्ग के अंदर ट, ठ, ड, ढ, अ आता है। त वर्ग, प वर्ग, ये सब क्या है? वर्ग है। तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम मतलब क वर्ग का क हो गया, च वर्ग का च हो गया, ट वर्ग का ट हो गया, त वर्ग का त हो गया, प वर्ग का प हो गया। तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम और तीसरा कौन सा हो गया? तो क प्रथम हो गया, क, ख, ग जो हो गया वो तीसरा हो गया, मतलब प्रत्येक वर्ग के तीसरा। तो प्रथम क वर्ग का प्रथम क हो गया, तीसरा हो गया ग, और पांचवा हो गया अंग। तो अंतस्थ वर्ण के अंदर कितने आते हैं? 4। कौन कौन से? य, र, ल और व। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तीसरा और पांचवा तथा अंतस्थ वर्ण जो होते हैं वो अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। अब बोल के देखिए, क अपने हाथ को अपने मुंह के पास ले जाइए, आप बोल के देखिए, क, ग, अंग, कम हवा निकलती है। अभी हम महाप्राण देखेंगे ना, तो वहां उसको देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि अल्पप्राण में वास्तव में कम हवा है महाप्राण की तुलना में। और महाप्राण देख लेते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं? तो जिन वर्ण में कुछ है, इसके जस्ट अपोजिट है। सॉरी, महाप्राण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के, वर्ण किसे कहते हैं तो पता ही है, जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा प्राणवायु, मतलब बोलते समय ज्यादा हवा निकले,
जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा प्राणवायु की जरूरत पड़ती है और जिसमें हकार जैसी ध्वनि होती है उसे हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट है कि जब हम कोई अक्षर वर्ण उच्चारित करते हैं और मुंह से ज्यादा हवा निकलती है तो उसे महाप्राण कहते हैं। वही है प्रत्येक वर्ग का दूसरा, जैसे प्रत्येक क वर्ग हो गया तो क वर्ग का दूसरा प्रत्येक वर्ग, जैसे क एक वर्ग है, च एक वर्ग है, ट एक वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है ना। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, तो दूसरा कौन हो जाएगा, क वर्ग में ख हो जाएगा और चौथा क ख ग घ घ हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, तो समस्त ऊष्म वर्ग, उस वर्ग का कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, तालाबे स, मूर्धन स, दंस स और ह। ऊष्म वर्ण होते हैं ना, 4 होते हैं ना। तो प्रत्येक वर्ग के दूसरा, चौथा तथा समस्त ऊष्म वर्ण जो होते हैं वो कौन से वर्ण होते हैं, कौन से व्यंजन होते हैं, तो महाप्राण व्यंजन होते हैं। अब इनको बोल के देखिए, मतलब अल्प प्राण को, मतलब ये जो है क ख क ग अंग और ख घ और तालाबे से, मूर्धन से, दंस से, ह बोल के देखिए। अपने हाथ को जो है, कोई भी हाथ, और हाथ मतलब ये मत कहिए कि दाया हाथ की बाया हाथ, कोई भी हाथ, अपने बाएं हाथ को या दाएं हाथ को मुंह के पास ले जाइए, बोल के देखिए किसमें कम हवा निकलती है, किसमें ज्यादा हवा निकलती है। क ख, ख में ज्यादा हवा निकलती है, तो ख जो हो गया ना, प्रत्येक वर्ग के दूसरा चौथा महाप्राण हो गया, और प्रत्येक वर्ग का प्रथम और तीसरा पांचवा कौन सा हो गया, अल्प प्राण हो गया। इसका सबसे मस्त एग्जांपल दिखे बताएं, जब हम लोग अंग्रेजी में क ख ग लिखते हैं ना, जैसे क ख ग घ लिखते हैं ना, तो क को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, के, और ख को के एच लगाते हैं, ग को अंग्रेजी में जी और घ को अंग्रेजी में जी है। तो प्रत्येक वर्ग के दूसरा में और चौथा में देखिएगा एच लगाते हैं, एच लगाते हैं। ट से टी से ट, टी एस से ठ, ट से टी से ट, टी एस से ठ, डी से ड, डी एस से ध। तो प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा में एच लगाते हैं। क्यों, क्योंकि बोलते समय जो है प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा बोलते समय ज्यादा हवा निकलती है, महाप्राण है, हकार जैसी ध्वनि होती है, जैसे हकार जैसी ध्वनि होती है, इसलिए एच लगाते हैं, उस हकार के लिए एच लगाते हैं। ठीक है, समझ गए। तो आई होप कि आपको अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में समझ में आया होगा। एक होता है आपको पता है क्या, हल होता है, हलंत होता है, हल हल मतलब वो नहीं जो बैलगाड़ी से जोता जाता है, वो हल नहीं। यहाँ पे हल का मतलब है एक तिरछी रेखा, जैसे हम क ख लिखते हैं, कभी हल लिखते हैं, जैसे क या ख ऐसे लिखते हैं, संस्कृत में ज्यादा ये सब यूज होता है। हलंत इसी को कहते हैं, नीचे जो लाइन खींचते हैं ना, जैसे क हो गया, नीचे एक लाइन खींच दिए, तो नीचे वाला लाइन जो होता है ना, इसी को हल, हल चिन्ह या हलंत बोलते हैं। तो क्या होता है हल, हलंत या हल चिन्ह क्या होता है, तो व्यंजनों के नीचे, क्योंकि स्वर तो अपने आप में भाई इसमें लगाएंगे तो इसका मतलब क्या, कुछ नहीं, व्यंजन के नीचे लगाते हैं। व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा, ऐसे तिरछी रेखा लगाई जाती है, तो उस तिरछी रेखा को हम क्या कहते हैं, हल, हलंत या हल चिन्ह कहते हैं। इसके लगाने से व्यंजन वर्ण जो होता है ना, वो आधा हो जाता है, या स्वर वर्ण जो है ना विलुप्त या खत्म, बाहर निकल जाता है। जैसे हमको अगर क लिखना है और क को आधा करना है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, या एक उपाय है कि इसके नीचे हलंत लगा दो, इसको नीचे डंडा खींच देंगे ना, तब भी एक क आधा हो गया। जैसे मान लीजिए ख है और आपको आधा ख लिखना है, तो ख ऐसे लिख सकते हैं, या आधा ख करने के लिए पता है क्या, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे 11 लिखना है, तो 11 कैसे लिखते हैं, एक से लिखते हैं ना, तो आधा ग है ना, ऐसा आधा ग है, तो आप 11 को ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ग के नीचे हलंत लगा दीजिए, या र 11 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको अल्प प्राण, महाप्राण, हल, हल चिन्ह, हलंत क्या होता है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल एक नया टॉपिक के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंदर ही। ठीक है, चले बाय, फिर मिलते हैं। ठीक है, टाटा बाय।